तो नमस्कार। और आज एक बार फिर से हम लोग मराठा साम्राज्य को लेकर के आए हैं। और आज मराठा साम्राज्य में हम जिस चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं वो हैं बाजीराव के पुत्र बालाजी बाजीराव, जिनका पेशवाई शासनकाल जो था वो 1740 से लेकर के 1761 तक का था। और यही वो व्यक्ति हैं बालाजी बाजीराव जिनके समय में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। जिनके शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, यही वो व्यक्ति हैं, यही वो शख्स हैं। ध्यान रखिएगा, ये 61 तक जो है वो मराठा साम्राज्य जो है उसकी पूरी शक्ति पेशवाओं में आ चुकी है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि किस प्रकार से साहू जी महाराज निसंतान थे और साहू जी महाराज ने दत्तक पुत्र को गोद लिया था। और पता चलता है साहू जी महाराज को कि ये जो दत्तक पुत्र है, मतलब बाद में ताराबाई ये घोषणा करती हैं कि ये जो दत्तक पुत्र है ये मेरा पुत्र यानी मेरा पौत्र है ही नहीं। तो उसके बाद से वो सारी शक्तियाँ मराठों की, वैसे तो नाम मात्र के ही वो मराठा राजा थे, लेकिन वो सारी शक्तियाँ निकल करके पेशवाओं में आ जाती हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। इतिहास हमेशा, हमने बताया, इतिहास बस एक चीज़ की कहानी है कि किस प्रकार से उन्नति होती है और फिर किस प्रकार से अवनति होती है, बस इसी प्रकार की कहानी है। अभी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो पेशवा हैं वो मराठा राजाओं को कठपुतली बना करके चला रहे हैं, ठीक। और ठीक पहले शिवाजी के शासनकाल में, संभाजी के शासनकाल में, ताराबाई के शासनकाल में, राजा राम के शासनकाल में इन्हीं पेशवाओं को कठपुतली बना करके चलाया जाता था। यानी मन किया इनसे सलाह ले लिया, मन लिया सलाह नहीं लिया, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन साहू जी महाराज के समय से बालाजी विश्वनाथ किस प्रकार से ताकतवर होते हैं और धीरे धीरे जो मराठा राजा हैं ये मात्र कठपुतली रह जाते हैं और पेशवा पूरा शासन व्यवस्था देखते हैं। लेकिन इतिहास फिर अपने आप को दोहराएगा और वो समय भी आएगा जब नाना फडणवीस इन पेशवाओं को कठपुतली बना के चलाएंगे। यानी बस नाम मात्र का पेशवा रहेगा और पूरे शासन व्यवस्था जो है, पूरा शासन देख रेख जो है वो नाना फडणवीस करेंगे। तो हमेशा इतिहास अपने आप को दोहराता है और हमेशा इतिहास उन्नति और अवनति का आपको दिखाता है। तो उन्नति और अवनति ही एक तरह का इतिहास है। तो चलिए इस कथा को फिर से आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक इस कथा में हमने ये जाना था कि किस प्रकार से नाना साहब भिन्न भिन्न लड़ाइयाँ लड़ करके अलग अलग स्थान में अपने वर्चस्व को साबित करके मराठों की शक्ति को लगभग भारतवर्ष में किस प्रकार से फैलाते हैं। पूरा मध्य भारत, पूरा उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, पश्चिमी भारत, पूरे पर किस प्रकार से नाना साहब बालाजी बाजीराव का किस प्रकार से कब्जा रहता है। आज जिस वीडियो के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, आज जिस चीज़ के बारे में, जिस चैप्टर के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, वो मात्र एक बात है कि आप जानते हैं कि 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। 1761 में जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था तो ये युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। तो आप ये सोच रहे होंगे कि एक अफगानिस्तान का शासक उठा और दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं था। और एकाएक इधर से दक्षिण से मराठे उठे और जाकर अहमद शाह अब्दाली से लड़ लिए, ऐसा नहीं था। या आप ये सोच रहे होंगे कि हाँ ये युद्ध रैंडम युद्ध था, तो ऐसा भी नहीं। ये युद्ध कई वर्षों से लगातार चल रहा है, कई वर्षों से लगातार चल रहा है। ये युद्ध हमने बताया कि ये युद्ध 1748 से ये युद्ध चल रहा है। पानीपत का युद्ध नहीं, बल्कि दिल्ली पर आक्रमण का युद्ध अहमद शाह अब्दाली का। जनरली लोग जानते हैं कि अहमद शाह अब्दाली ने बस 1761 में ही बस युद्ध आक्रमण किया था भारत पर, नहीं।
अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से लेकर के 1767 के बीच कुल 8 बार दिल्ली पर आक्रमण किया था। 8 बार भारत पर आक्रमण किया था अहमद शाह अब्दाली ने, यानी 20 सालों में 8 आक्रमण किए थे अहमद शाह अब्दाली ने। और ये जो युद्ध था, पानीपत का तृतीय युद्ध जो था, ये अहमद शाह अब्दाली का 5वां आक्रमण था। ठीक, तो अब बात आती है कि क्यों, आखिर ऐसा क्यों था कि अहमद शाह अब्दाली दिल्ली पर आक्रमण कर रहा था और मराठे दिल्ली को प्रोटेक्ट करने के लिए दक्षिण से उत्तर की तरफ आ रहे थे, ऐसा क्या था? तो इस पूरी कथा व्यवस्था को हमें पहले समझना होगा। तो पहले तो बस एक बार ऐसे ही जान लेते हैं, उसके बाद अक्षरशः लाइन सह इस बात को हम देखेंगे। तो बात यह थी कि अहमद शाह अब्दाली की सोच थी कि दिल्ली के पश्चिम का जो भाग है, दिल्ली के पश्चिम का जो भाग है, यानी कि 1 मिनट देखिए आप, ये भारत है, ठीक है, और जो इस पे लाइनिंग बनी है, ये पूरी जो लाइनिंग बनी है, ये जो लाइन है यहां से यहां तक जो ये लाइनिंग है, ठीक है, इस पूरे भाग पर ये लाइनिंग नहीं, यहां से ये वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली, तो ये पूरे भाग पर मराठों का शासन था। किसका शासन था? मराठों का। ये अब ये मत सोच लीजिएगा कि शिवाजी की मृत्यु के समय 1680 में मराठों का शासन था, नहीं, 1680 में मराठों का शासन मात्र यहां था और यहां पर थोड़े से भाग पर था, जिंजी वाले इलाके पर। लेकिन ये जो मैप आपके सामने है, ये 1760 के समय का भारत है, मराठों का मैप है 1760। यानी अगर देखा जाए तो अवध वाला क्षेत्र, ये अवध का क्षेत्र, बंगाल का क्षेत्र, ठीक, हैदराबाद के निजाम का क्षेत्र, और थोड़ा सा ये दक्षिण भारत वाला इलाका अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे भारत पर मराठों का आधिपत्य हो चुका था। ठीक, एक बात क्लियर है? चलिए अब थोड़ी सी दूसरी बात क्लियर कर लेते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, अभी ये जो एरिया आप देख रहे हैं पाकिस्तान वाला एरिया, तो इस भाग पर भी मराठों का कब्जा है। इधर अफगानिस्तान वाला एरिया है, तो इस भाग पर भी मराठों का कब्जा है। यानी अफगानिस्तान से लेकर के पूरा तटवर्ती क्षेत्र, यानी इस तट से लेकर के इस तट का पूरा क्षेत्र, इन पहाड़ से लेकर के यहां तट तक का पूरा क्षेत्र, ये पूरा मराठों के कब्जे में। 1760 का मैप है ये भारत का, मराठों का 1760 मराठा साम्राज्य का ये मैप है, जब मराठा राजा कोई भी नहीं है, जब पूरी मराठा शक्ति पेशवा में केंद्रित है। पेशवा कौन है? तो शिवाजी ने अपने साम्राज्य को चलाने के लिए 1774 में अष्टप्रधान नामक कई 8 पद बनाए। उन 8 पदों में सबसे उच्च पद जो था उसे पेशवा कहते हैं। लेकिन 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी के समय में ये अष्टप्रधान का महत्व खत्म हो गया। राजा राम के समय में भी अष्टप्रधान का महत्व खत्म हो गया। ठीक, तो लेकिन जब साहू जी महाराज आते हैं 1708 में, जब साहू जी महाराज मराठा साम्राज्य के राजा बनते हैं और 1713 में साहू जी महाराज पेशवा बनाते हैं बालाजी विश्वनाथ को, जो अपने खानदान के पहले पेशवा और मराठा साम्राज्य के 6वें पेशवा हैं। तो जब ये मराठा साम्राज्य के पेशवा बनते हैं, उसके बाद से पेशवा पद काफी ताकतवर हो जाता है और मराठा राजा का पद जो है वो काफी कमजोर हो जाता है। अब 1713 से लेकर के 1720 तक बालाजी विश्वनाथ रहते हैं। 1720 से लेकर के 1740 तक बाजीराव रहते हैं, जो बालाजी विश्वनाथ के पुत्र हैं। और 1740 से लेकर के 1761 तक बालाजी बाजीराव रहते हैं, जो कि बाजीराव के पुत्र हैं।
तो बालाजी बाजीराव के समय, यानी उन्हें प्यार से नाना साहब भी कहते हैं, उनके समय ये पूरे भारतवर्ष का 1760 का मैप है। क्लियर है? ठीक। उस समय अहमद शाह अब्दाली नामक एक व्यक्ति है। अब आप कहेंगे कि अहमद शाह अब्दाली कौन है? तो आपको याद होगा कि 1739 में नादिर शाह नामक एक व्यक्ति ने भारत पर आक्रमण किया था, जब भारत का शासक मोहम्मद शाह रंगीला था। याद है आपको? मोहम्मद शाह रंगीला के समय 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया था भारत पर, और 57 दिनों तक लगातार पूरे दिल्ली को बहुत बेरहमी से लूटा था। और कहा जाता है कि जब दिल्ली को लोगों को एक अफवाह मिली कि नादिर शाह मारा गया है, तो वो नादिर शाह के सैनिकों पर हमला कर देते हैं, उन्हें मारने लगते हैं। जब ये खबर नादिर शाह को मिलती है तो राजमहल में बैठा नादिर शाह कहता है अपने एक व्यक्ति से कि जाओ पता करके आओ ये खबर कितनी सत्य है। और वो व्यक्ति जो महल से बाहर निकलता है, लाल किले से बाहर निकलता है, उसे मार दिया जाता है। और इसके बाद नादिर शाह पूरा तांडव मचाने के लिए कहता है, बिहार दिल्ली को, दिल्ली में मृत्यु का खेल मचाने के लिए कहता है, अपनी नंगी तलवार उल्टी करके गाड़ देता है और लगभग पूरा दिल्ली को काटा जाता है, मारा जाता है, काटा जाता है, मारा जाता है। फिर धीरे 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 किसी तरह से वो मानता है। यही वो नादिर शाह है जो कोहिनूर हीरा भारत से लूट कर ले गया था। यही वो नादिर शाह है जो तख्ते ताउस भारत से लूट कर ले गया था। यही वो नादिर शाह है जो मुगलों की बेपनाह दौलत, जो लगभग 250 सालों से रखी हुई थी, वो सब कुछ लूट कर लेके चला जाता है। यहाँ तक कि राजकुमारों के कपड़े, यहाँ तक कि हरम में रखे हुए गहने, हर एक चीज ये नादिर शाह लूट करके लेकर के चला जाता है। उसी नादिर शाह की सेना में, ये नादिर शाह ईरान का रहने वाला, ईरान कहाँ है इसको थोड़ा सा देख लीजिए। ये नादिर शाह कहाँ का है? ईरान, जिसे पर्शिया कहा जाता था, यानी फारस कहा जाता था, पारस कहा जाता था। वहां की भाषा थी पर्शिया, पर्शियन या फारस कहा जाता था। तो ध्यान रखिएगा, ये है भारत, ये है पाकिस्तान, पाकिस्तान 1947 के बाद पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, और ये है ईरान वाला भाग, यानी पारस वाला भाग। ठीक, आज भी ये वाला जो एरिया है इसको फारस की खाड़ी कहते हैं। ठीक है, इसको फारस की खाड़ी कहते हैं। तो यहां का था वो नादिर शाह। अब नादिर शाह यहाँ से भारत पर आक्रमण करता है, 57 दिन तक लगातार भारत में लूट मचाता है, रहता है, 57 दिन तक लूटा जाता है। पहले तो नादिर शाह के सिपाही लूटते हैं, फिर किसी तरह नादिर शाह को रोका जाता है, फिर दिल्ली सल्तनत के सिपाही लूटते हैं उन्हीं की जान बचाने के लिए। पूरा स्टोरी ये बात हो चुकी है। लेकिन ये जो अहमद शाह अब्दाली है, ये भी उसी नादिर शाह का ही एक व्यक्ति है, नादिर शाह की ही सेना में था, नादिर शाह का ही सेनापति था अहमद शाह अब्दाली। जब नादिर शाह को उसी के अपने अंगरक्षकों ने मार दिया, तब धीरे 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 मेहनत करके अहमद शाह अब्दाली वहां पहुंच गया, उस तख्त तक पहुंच गया, यानी सम्राट बन गया, राजा बन गया, बादशाह बन गया। कौन? अहमद शाह अब्दाली। और यही अहमद शाह अब्दाली है जो भारत पर अब आक्रमण कर रहा है। कब? तो 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध के समय। लेकिन हमने पहले ही बताया था 1761 पानीपत का तृतीय युद्ध, एक बात और, 1761 पानीपत का जो तृतीय युद्ध है, ये पहला आक्रमण नहीं है अहमद शाह अब्दाली का, ये 5वां आक्रमण है। ठीक, 1748 से लेकर के, हमने बताया था 1748 से लेकर के 1767 तक नादिर शाह ने भारत पर कुल 8 बार आक्रमण किया था। और ये जो आक्रमण था पानीपत का तृतीय युद्ध, ये 5वां आक्रमण था। तो अभी अहमद शाह, नादिर शाह तो हो गया, नादिर शाह ईरान का व्यक्ति था, भारत पर आक्रमण किया, लूटा, मोहम्मद शाह रंगीला के समय और चला गया।
अहमद शाह अब्दाली आप देख रहे हैं कि आक्रमण कर रहा है। अहमद शाह अब्दाली को अफगानिस्तान का पिता कहा जाता है। जो अफगानिस्तान का इलाका है ये है अफगानिस्तान, इसका पिता कहते हैं, वर्तमान अफगानिस्तान का पिता कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे वर्तमान अफगानिस्तान का पिता क्यों कहते हैं अहमद शाह अब्दाली को? तो इसलिए कि जो वर्तमान अफगानिस्तान की ये सीमा है ये अहमद शाह अब्दाली द्वारा जीता हुआ ही क्षेत्र था। उससे पहले अफगानिस्तान कभी स्वतंत्र था ही नहीं, चाहे वो भारत का हिस्सा रहा चाहे ईरान का हिस्सा रहा, और या फिर तो भारत और ईरान दोनों में बटा हुआ रहा। वो कभी भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखे हुए था। लेकिन जब अहमद शाह अब्दाली राजा बनता है तो वो अपना एक क्षेत्र विजित करता है, और वही अहमद शाह अब्दाली द्वारा जीता हुआ क्षेत्र लगभग वर्तमान अफगानिस्तान है। इसीलिए अफगानिस्तान का पिता अहमद शाह अब्दाली को कहते हैं। अहमद शाह अब्दाली की जो मजार है ये अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा घूमी जाने वाली जगह है। अहमद शाह अब्दाली को अफगानिस्तान में अहमद बाबा के नाम से जाना जाता है, और इनकी बहुत ज्यादा शाख है, इज्जत है अफगानिस्तान में। चलिए इन बातों को फिर से हम देखेंगे। तो हम उसी अहमद शाह अब्दाली के बारे में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जिसने आक्रमण किया था, 5वां आक्रमण किया था। कुल 8 आक्रमण किए थे, हम 5वें आक्रमण के बारे में आज पढ़ेंगे। लेकिन उस पहले आक्रमण से और 5वें आक्रमण तक क्या हुआ था, किस प्रकार से हुआ था, इसको हम जान लें। तो ये भूमिका बन रही है। आज की क्लास पूरी तरह से क्या है, भूमिका है। किस चीज की भूमिका है? तो पानीपत के तृतीय युद्ध की भूमिका है। इसी क्लास पर आधारित है पानीपत का तृतीय युद्ध। तो अगर आज की क्लास अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो पानीपत के तृतीय युद्ध को समझने में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक, तो सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध है उसे पानीपत का तृतीय युद्ध क्यों कहते हैं। तो दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर में एक स्थान है पानीपत। ठीक, जगह कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट, अरे राज्य कौन सा है, तो हरियाणा। जगह कौन सी है, पानीपत। पानीपत नामक जगह है, और वहीं पर यह युद्ध होता है। क्या कौन सा युद्ध होता है, पानीपत का युद्ध, तृतीय युद्ध। तो तृतीय युद्ध क्यों कहते हैं? क्या इससे पहले 2 युद्ध और हो चुके हैं? तो हाँ, पानीपत में होने वाले तीनों ही युद्ध भारतीय इतिहास को बदल देते हैं। चाहे वो पहला युद्ध है, उसने भी भारतीय इतिहास को पूरी तरह से बदल दिया, चाहे वो दूसरा युद्ध है, उसने भी भारतीय इतिहास को पूरी तरह से बदल दिया, और चाहे वो तीसरा युद्ध है, इसने तो भारतीय इतिहास को और ज्यादा बहुत बुरी तरह बदल दिया। तो आइए पहले उन दोनों युद्धों को, यानी पानीपत के प्रथम युद्ध और पानीपत के द्वितीय युद्ध को थोड़ा सा बस डेट और टाइमिंग समझ लें। डेट टाइमिंग का समझने का मतलब कि किसके किसके बीच हुआ है, कब हुआ है। तो अभी हम बात कर लेते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526। कहाँ, पानीपत में। किसके और किसके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का अंतिम शासक है, उसके बीच, और बाबर के बीच, जो कि मुगल वंश का संस्थापक है। तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर और लोदी वंश के आखिरी शासक इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में, 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के युद्ध में, पानीपत के मैदान में यह युद्ध हुआ था। अब बात आती है कि आखिर पानीपत के प्रथम युद्ध ने इतिहास को कैसे बदला। क्या ऐसा हुआ कि पानीपत के प्रथम युद्ध ने इतिहास को बदल दिया? तो अब ध्यान दीजिएगा, सल्तनत काल चल रहा है। कौन सा काल चल रहा है? सल्तनत काल। कब से चल रहा है? तो पृथ्वीराज चौहान की हार होती है 1192 में, तराइन का द्वितीय युद्ध, और उसके बाद से ही लगभग सल्तनत काल का प्रारंभ हो जाता है। ठीक, कौन हराता है? तो मोहम्मद गोरी हराता है। 1206 में गोरी की मृत्यु हो जाती है। 1206 में गोरी की मृत्यु हो जाती है, और गोरी की मृत्यु होते ही उसके जो अलग अलग सेनापति हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा गोरी के कितने सेनापति हैं, और कहाँ कहाँ उस समय वो शासन कर रहे थे गोरी की मृत्यु के समय, और कहाँ कहाँ के राज्यों को उन्होंने अपना राज्य बनाया था। तो गोरी का एक सेनापति उस समय दिल्ली में शासन कर रहा है, जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक है।
तो 1206 में गौरी की मृत्यु होती है और 1206 में ही कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं को स्वतंत्र कर लेता है, क्योंकि अभी तक वो गौरी का प्रतिनिधि था, लेकिन अब वो स्वतंत्र शासक हो गया 1206 में ही। तो 1206 में जब वो स्वतंत्र शासक के तौर पे अपने आप को स्टेबल करता है भारत में, तो उस समय गुलाम वंश की स्थापना होती है। गुलाम वंश जब खत्म होता है फिर खिलजी वंश की स्थापना होती है। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, सैयद वंश के बाद लोधी वंश की स्थापना होती है। और ध्यान रखिएगा, ये जो वंश चल रहे हैं इसमें जो लोधी वंश है ये अफगानी है। इससे पहले जो सारे वंश हैं वो सब तुर्की हैं, लेकिन जो लोधी वंश है ये अफगानी है। अभी जो बाबर आकर के इब्राहिम लोधी से युद्ध कर रहा है, तो बाबर भी तुर्की है। इसके पिता टाइटल लगाते हैं मिर्जा, लेकिन बाबर बादशाह की उपाधि धारण करता है। इसीलिए मुगल काल के सारे लोगों को बादशाह कहा जाता था। बादशाह का अर्थ होता है कि जो अल्लाह से बिना किसी में मीडिएटर के डायरेक्ट बात कर लेता हो, उसे बादशाह कहते हैं। यानी कि अल्लाह से बात करने के लिए आपको खलीफा की जरूरत होती थी, जो सबसे बड़ा पद हुआ करता था इस्लाम में, खलीफा। लेकिन जब अगर आप बादशाह हैं, अगर आप अपने आप को बादशाह घोषित कर लेते हैं, तो आपको खलीफा की जरूरत नहीं होती, आप किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्ट अल्लाह से बात कर सकते हैं। तो बाबर ने बादशाह की उपाधि ली और धीरे 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 ये लोग बादशाह कहलाए। ये क्या हो गए? बादशाह थे, ये बादशाह हैं। तो इनको अल्लाह से बात करने के लिए कोई किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए यही कारण था, बादशाह होने का यही कारण था कि अकबर इतने बड़े बड़े रिफॉर्म ला पाया, इतने बड़े बड़े बदलाव ला पाया, इतना बड़े बड़े बदलाव कर पाया। अगर वो बादशाह नहीं रहता और उसको मीडिएटर की आवश्यकता होती, तो उसके दरबार में रहने वाले धार्मिक कट्टर लोग उसको ये बदलाव करने ही नहीं देते। लेकिन चूंकि अकबर जो था एक महान व्यक्ति है, अभी अकबर की हम बात नहीं कर रहे हैं, तो हम बस बात कर रहे हैं कि वो सल्तनत काल का दौर जब चल रहा था, जो 1526 तक चला, और 1526 में जब बाबर से युद्ध होता है इब्राहिम लोदी से, और इब्राहिम लोदी उसी पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो कि 21 अप्रैल 1526 को होता है, उसी पानीपत के प्रथम युद्ध में मार दिया जाता है इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी सल्तनत काल का एकमात्र राजा है जो कि युद्ध भूमि में लड़ते हुए मारा जाता है, यानी वीर गति को प्राप्त होता है। ये सल्तनत काल का एकमात्र राजा है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को बाबर द्वारा मार दिया जाता है, और ये बदलाव का युग था, यहां सल्तनत काल की समाप्ति का युद्ध था। तो कौन युद्ध था जिसने सल्तनत काल को समाप्त किया? तो वो युद्ध था पानीपत का युद्ध। और कौन युद्ध था जिसने सल्तनत काल को प्रारंभ किया? तो वो था तराइन का द्वितीय युद्ध। कौन राजा था जिसके मरने के बाद सल्तनत काल प्रारंभ हुआ? तो थे पृथ्वीराज चौहान। और कौन राजा था जिसके मरने के बाद सल्तनत काल का इंड हुआ? तो था इब्राहिम लोदी। तो समझ रहे हैं, एक युद्ध से एक युग का अंत हो जा रहा है, और एक युद्ध से एक युग का अंत प्रारंभ हो रहा है। पानीपत के युद्ध से सल्तनत काल युग जो है उसका अंत हो रहा है, और पानीपत के युद्ध से मुगल काल जो एक युग है इसका प्रारंभ हो रहा है। सल्तनत काल में एक व्यक्ति के मरने से, पृथ्वीराज चौहान के मरने से सल्तनत काल प्रारंभ हो रहा है, और इब्राहिम लोदी के मरने से सल्तनत काल समाप्त हो रहा है। इन बातों को करेक्ट करिएगा, ध्यान से समझिएगा इन बातों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, और इस युद्ध को बाबर जीत लेता है। इसी युद्ध में पहली बार तुगलकमा युद्ध पद्धति का प्रयोग हुआ था, और कहा जाता है कि उत्तर भारत में पहली बार तोपों और बारूद का प्रयोग भी इसी युद्ध के द्वारा हुआ था। आधुनिक तोपों के प्रयोग के साथ बाबर इस युद्ध को जीत लेता है और भारत में मुगलिया सल्तनत की नींव रख देता है। लेकिन अभी उसे सबसे बड़ा युद्ध लड़ना है, तो खानवा का युद्ध लड़ता है, चंदेरी का युद्ध लड़ता है, घाघरा का युद्ध लड़ता है, और अपने आप को भारत में स्थायी खड़ा कर लेता है। लेकिन जब बाबर की मृत्यु होती है, और बाबर की आकांक्षा थी कि उसके बेटे उत्तराधिकार के युद्ध में ना फंसे, अपने में लड़े नहीं, तो अपने सबसे बड़े बेटे हुमायूं को बुलाता है और कहता है कि अपने सारे भाइयों में बराबर बराबर राज्य बांट देना।
तो कामरान, अख्तरी, हिंदाला और हुमायूं 4 लड़के हैं बाबर के, और चारों लड़कों में हुमायूं जो है वो 12 बराबर बराबर राज्यों को बांट देता है, और इससे ये सबसे बड़ी भूल थी, इसीलिए हुमायूं को उदार मूर्ख कहा जाता है। तो चलिए, उदार मूर्ख हुमायूं ने राज्य को बांट दिया, और राज्य से शक्तिशाली जो था वो कमजोर हो गया। अब राज्य कमजोर है तो अब क्या है, अब राज्य कमजोर है तो अब कोई भी हरा सकता है। तो एक तरफ बहादुर शाह जो गुजरात का शासक है वो इसे परेशान करता है, और दूसरी तरफ बंगाल का शासक, बिहार का शासक जो शेरशाह सूरी है वो परेशान करता है। अब इसी में उलझकर इसका राज्य कमजोर होता है, और शेरशाह सूरी पूरी तरह से मुगलिया सल्तनत को हटा करके ध्वस्त कर देता है। अब भारत से हुमायूं की विदाई हो गई, मुगलिया सल्तनत समाप्त हो गया, और फिर से अफगान शासक स्थापित हो गया। अहमद शाह जो शेरशाह सूरी है कौन सा है, अफगान है, फरीद नाम है शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी जब चौसा का युद्ध जीतते हैं तब अपने आप को शेरशाह सूरी की उपाधि से नवाजते हैं। तो अब क्या हो गया, अब यहां पर मुगलिया सल्तनत समाप्त हो गई। बाबर ने जिस युद्ध के द्वारा, पानीपत के प्रथम युद्ध के द्वारा भारत में मुगलिया सल्तनत की नींव रखी थी, वो मुगलिया सल्तनत समाप्त हो गई। कब, कन्नौज के युद्ध के बाद, 1540 के युद्ध के बाद। लेकिन दुर्भाग्य या सौभाग्य जो भी रहा हो, शेरशाह सूरी का शासन बहुत लंबा नहीं चला, और 1540 से 1545 तक ही बस चला, और 1545 में कालिंजर के युद्ध में शेरशाह सूरी घायल हो जाते हैं और वहीं पर मर जाते हैं। उसके बाद उनका एक योग्य बेटा है इस्लाम शाह जो राजा बनता है, लेकिन वो भी बहुत दिन तक जीवित नहीं रहता और मर जाता है, और इस प्रकार से सूरी वंश ध्वस्त हो जाता है बहुत जल्दी ही। और 1556 में फिर से वो हुमायूं आक्रमण करता है भारत पर, और सरहिंद के युद्ध को लड़कर, 1556 के सरहिंद को युद्ध को लड़ करके ये अपने साम्राज्य को फिर से पाता है, दिल्ली का साम्राज्य को फिर से पाता है। लेकिन 1556 में ही वो लाइब्रेरियों से गिर गिर करके मर जाता है। अब ध्यान दीजिए, 1556 में एक कमजोर राज्य का कमजोर राजा सीढ़ियों से गिरकर जिसकी मृत्यु हो चुकी है, और उसका मात्र 13 से 14 साल का बेटा है जो उस समय कालानौर पंजाब में है, और नीम के पेड़ के नीचे बैठा करके उसका राज्याभिषेक बैरम खान नामक एक अंगरक्षक कर देता है। और उस समय का सबसे बड़ा लड़ाका जो है, ध्यान दीजिएगा, अभी आपने देखा था 23 अप्रैल 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध, जब बाबर इस भूमि पर मुगलिया सल्तनत की नींव रखता है, और अब है उस मुगलिया सल्तनत को बचाने का दौर 1556। तो नीम के पेड़ के नीचे अकबर का क्या कर दिया जाता है, राज्याभिषेक कर दिया जाता है। राज्याभिषेक हो गया, लेकिन अकबर जो छोटा सा बच्चा है मात्र 13 से 14 साल का, उसकी लड़ाई किसी आम आदमी से नहीं है, उसकी लड़ाई उस समय हिंदुस्तान के सबसे बड़े सेना नायक से है, जिसका नाम है हेमचंद्र विक्रमादित्य या हेमू, जो लगातार 22 लड़ाइयां जीत चुका है। अब युद्ध होता है हेमू से। हेमू पहले ही आगरा ये दिल्ली जीत चुका है। युद्ध पानीपत के मैदान में होता है, क्योंकि उधर की तरफ से, पंजाब की तरफ से अकबर आता है और दिल्ली की तरफ से हेमू जाता है, और दोनों लड़ते हैं यहीं पर। कब, 5 नवंबर 1556 को हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी हेमू कहा जाता है, हिंदू शासक है हेमू और अकबर से युद्ध होता है। और इस युद्ध में फिर से सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य, एक सनसनाती हुई तीर आती है और हेमचंद्र विक्रमादित्य के आंख में लग जाती है। हेमचंद्र विक्रमादित्य अपने हाथी के हौदे में बेहोश होकर गिर जाते हैं, उनको घसीट करके लाया जाता है और उनका सर धड़ से अलग कर दिया जाता है, और वो युद्ध गलती से अकबर जीत जाता है। तो ये था पानीपत का द्वितीय युद्ध। अब ध्यान दीजिए, पानीपत का प्रथम युद्ध भी मुगलिया सल्तनत की स्थापना से संबंधित है, और पानीपत का द्वितीय युद्ध भी मुगलिया सल्तनत की स्थापना से ही संबंधित है। एक युद्ध उस भारत में स्थापित करता है, दूसरा युद्ध आबरू बचाने के लिए। चलिए, 2 युद्ध हो गए। तो ये थे उन दोनों युद्धों की कहानी जो पानीपत में हुए थे। और ये युद्ध जो है, इसमें मुगलिया सल्तनत का कोई रोल नहीं। क्यों? क्योंकि अब मुगलिया सल्तनत 1761 तक ढह चुकी है।
महान अकबर का शासनकाल समाप्त हो चुका है। चित्रों के विशेषज्ञ जहांगीर का शासनकाल समाप्त हो चुका है। वास्तुकार, निर्माता, बेहतरीन सेना नायक शाहजहां का शासनकाल समाप्त हो चुका है। और सबसे बुरा दौर औरंगजेब का बीत चुका है। अब ढलता हुआ मुगलिया सल्तनत है, जिसके संरक्षण की घोषणा, जिसको बचाने की घोषणा, संधि, जिसको अपने आप को बचाने की संधि करनी पड़ी है, ये उस मुगलिया सल्तनत की बात हो रही है। तो वो मुगलिया सल्तनत अपने आप को बचाने की बात कर रहा है। किससे? मराठों से। तो मराठों से मुगलों की एक संधि है कि अगर मुगलों पर कोई आक्रमण करेगा तो ये मराठों पर आक्रमण माना जाएगा। जैसे नाटो में है कि एक देश पर कोई अगर आक्रमण करता है तो सारे देशों पर आक्रमण माना जाता है, अगर नाटो का सदस्य है वो। तो उसी प्रकार अगर मुगलों पर आक्रमण कोई करेगा तो ये पूरे मराठों पर आक्रमण माना जाएगा। ये संधि हुई है 1752 में मुगलों और मराठों के बीच। तो यहां तक बात क्लियर हुई। तो अब उसी संधि को निभाने के लिए, जब अहमद शाह अब्दाली बार बार दिल्ली पर आक्रमण कर रहा है, तो उसी संधि को निभाने के लिए रघुनाथ राव को भेजा जाता है। अब रघुनाथ राव कौन है? राघोबा। ये वही व्यक्ति हैं, ध्यान दीजिएगा, ये कमतर इनको मत समझिएगा, ये निराले आदमी हैं। ये मराठा साम्राज्य के ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने आप को सबसे योग्य मानते हैं और इनका ये मानना है कि दूसरे इनकी योग्यता को समझ नहीं पाते हैं। इनको उत्तर भारत में युद्ध का बड़ा बेहतरीन अनुभव है, लेकिन राजनीतिक पहलुओं के चलते ये 1761 के पानीपत के तृतीय युद्ध में लड़ने नहीं आते। लेकिन उससे पहले बहुत सारा युद्ध उत्तर भारत में लड़ चुके हैं और सफलतापूर्वक जीत चुके हैं। राघव बाबा के नाम से इनको जानते हैं। और यही वो व्यक्ति हैं जो मराठा साम्राज्य को नष्ट करने में सबसे प्रमुख भूमिका निभाते हैं। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध इन्हीं की वजह से होता है। अंग्रेजों का हस्तक्षेप इन्हीं की वजह से होता है। क्योंकि अंग्रेजों के पास चले जाते हैं, क्योंकि इनको सत्ता चाहिए, इनको पेशवा बनना है। और राघोबा कौन है? तो राघोबा भाई हैं बालाजी बाजीराव के, यानी कि बाजीराव के पुत्र हैं। बाजीराव के क्या हैं? पुत्र। सॉरी, बाजीराव के पुत्र नहीं है, हाँ बाजीराव के क्या है? पुत्र। तो इनको क्या बनना है? इनको भी पेशवा बनना है, लेकिन चूंकि ये बड़े नहीं हैं, सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है बालाजी बाजीराव, तो वो पेशवा बन जाते हैं। अब बालाजी बाजीराव के बाद जब बालाजी बाजीराव की मृत्यु होती है तब पेशवा बनना है विश्वास राव को, लेकिन वो मर जाता है। तो उसके बाद का व्यक्ति राजा पेशवा बन जाता है। फिर वो भी मरता है तो उसके बाद वाला व्यक्ति पेशवा बन जाता है, लेकिन इनका नंबर नहीं आता है। तो एक साजिश के तहत इस 17 से 18 साल के बच्चे को मारते हैं, मरवाते हैं, और उसके बाद जब लोग मराठा इन्हें खोजते हैं तो भाग जाते हैं। तब जाके अंग्रेजों के शरण में जाते हैं और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का ये कारण बनता है। तो अभी हम प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध पे हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ बस ये बताने वाले हैं कि अब अंग्रेज आ रहे हैं, अंग्रेज आ चुके हैं। 1757 में जब अहमद शाह अब्दाली दिल्ली पर आक्रमण कर रहा है, 1757 में अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। और ध्यान दीजिएगा 1757 में प्लासी का युद्ध हो रहा था, जब बंगाल के नवाब और रॉबर्ट क्लाइव दोनों लड़ रहे थे। और रॉबर्ट क्लाइव ने बड़े आराम से बंगाल का युद्ध जीत लिया, उनके सेनापति को आपस में मिलाकर। तो वही एक दौर में कई घटनाएं चल रही हैं। एक तरफ बंगाल में घटनाएं अंग्रेजों से चल रही हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली अपना अलग परेशान है अहमद शाह अब्दाली के युद्ध से, आक्रमण से। लेकिन अभी हिम्मत नहीं हो रही है अंग्रेजों की कि वो मराठों पर आक्रमण करें। लेकिन जो ये गैप है, जो ये 1761 का जो युद्ध है, ये अंग्रेजों को ताकत दे देगा, बूस्ट दे देगा। क्यों? क्योंकि इससे मराठा शक्ति कम हो गई, अहमद शाह अब्दाली लौट गया, उत्तर भारत में इतना बड़ा जो गैप हो गया, साम्राज्य खाली, इसका लाभ कौन लेगा? तो उसका लाभ लेने के लिए अंग्रेज आ गए। आप एक बात नोटिस किए होंगे कि अंग्रेज कभी भी किसी बड़ी सत्ता से कभी नहीं टकराए।
कभी भी नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी सत्ता रही हो और उसे टकरा गए हो और जीत गए, नहीं, उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। एक बार उन्होंने गलती की थी, याद करिएगा, औरंगजेब से उन्होंने युद्ध किया था और बहुत बुरी तरह हारे थे, लेकिन इसके बाद अंग्रेजों ने कभी कोई गलती नहीं की। वो हमेशा कमजोर शक्तियों से लड़े हैं और ऐसे समय में लड़े हैं जब वो शक्ति कमजोर हो रही है, छीड़ हो रही है, या उस शक्ति में से कोई व्यक्ति आकर इनसे मदद मांग रहा है और वो देख रहे हैं कि नहीं अब तो हम जानते हैं उसके बारे में, तब ये लड़े हैं और तब ये जीते हैं। चलिए अभी उस बात को छोड़ते हैं, हम आते हैं बालाजी बाजीराव के समय में जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में, उसकी क्या पृष्ठभूमि थी, क्या भूमिका थी और वो युद्ध क्यों हुआ था, उस युद्ध को समझने के लिए आज हम आए हैं। और चलिए अक्षरशः अब इस युद्ध को हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 8 बार आक्रमण किया। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 8 बार। कब से कब तक? 1748 से 1767 के बीच यानी 20 सालों में, 1748 से लेकर के 1767 के बीच 20 सालों में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 8 बार आक्रमण किया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अहमद शाह अब्दाली ने सबसे पहला आक्रमण 1748 में किया जो असफल रहा। अहमद शाह अब्दाली ने पहला आक्रमण कब किया? 1748 में। ठीक, पहली बात क्या है कि अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 1767 के बीच यानी 20 सालों में कुल 8 आक्रमण किया। ठीक, अहमद शाह अब्दाली ने पहला आक्रमण 1748 में किया जिसमें अहमद शाह अब्दाली असफल रहा या हार गया। आगे बढ़ते हैं। अहमद शाह अब्दाली ने 1752 में मुल्तान, पंजाब को जीत लिया और इन दोनों क्षेत्रों को मान्यता मुगल बादशाह ने दे दी। समझिएगा इस बात को। अहमद शाह अब्दाली जो है मुल्तान को जीत लेता है और पंजाब को जीत लेता है, वर्तमान पाकिस्तान। ठीक, का मुल्तान और पंजाब वाला एरिया कौन जीत लेता है? अहमद शाह अब्दाली। कौन सा सन है? 1752। 1752 में अब्दाली ने मुल्तान और पंजाब को जीत लिया। अब जो मुगलिया सल्तनत के राजा हैं उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने जीत लिया, वो आपका है, आप उसे ले लीजिए, क्योंकि ये जानते हैं कि ये अहमद शाह अब्दाली से लड़कर जीत नहीं सकते हैं। अगर ये प्रतिरोध करते हैं तो उल्टा इन्हें हारना पड़ेगा, हो सकता है दिल्ली भी चली जाए, इसलिए ये बड़े आराम से मान लेते हैं कि ठीक है वो आपका है, आप ले लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1752 में मुगलों और मराठों के बीच एक संधि होती है। ठीक, मुगलों और मराठों के बीच क्या होती है? एक संधि होती है। कब? 1752 में मुगलों और मराठों के बीच एक संधि होती है। इस संधि में ये निर्भर होता, डिसाइड किया जाता है कि पूरे भारत से चौथ और सरदेशमुखी जो चौथ वाला कर है आप ले लीजिएगा, चौथ और सरदेशमुखी आप पूरे भारत से ले लीजिएगा, यानी मराठे पूरे भारत से चौथ और सरदेशमुखी लेंगे, पहली बात। और दूसरी बात कि अगर कोई दिल्ली पर आक्रमण करता है तो मराठे उसे बचाएंगे। दिल्ली पर आक्रमण यानी मराठों पर आक्रमण माना जाएगा। ये कब हुआ? 1752 में एक संधि हुई मुगलों और मराठों से। किससे किससे? मुगलों और मराठों से 1752 में एक संधि हुई और इस संधि के अंतर्गत एक बात बनी कि पूरे भारत से मराठे चौथ और सरदेशमुखी लेंगे, पहली बात। और अगर दिल्ली पर कोई आक्रमण करता है या दिल्ली के क्षेत्र पर कोई आक्रमण करता है तो मराठों पर आक्रमण माना जाएगा और मराठे उसकी रक्षा करेंगे। दिल्ली की रक्षा की जिम्मेदारी मराठों की है, ये बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1752 में अब्दाली पंजाब और मुल्तान जीतकर वहां अपना सूबेदार, ठीक, सूबेदार मुइनुल मुल्क को बनाया और वापस चला गया। ध्यान दीजिएगा, 1752 में अब क्या हो चुकी है? मुगल मराठा संधि हो चुकी है कि मुगलों का जो क्षेत्र है वो मराठों का क्षेत्र माना जाएगा। मराठे उस क्षेत्र में से चौथ और सरदेशमुखी का कर वसूल करेंगे, यानी धन कलेक्ट करेंगे। और अगर उस क्षेत्र में, मुगलों के किसी क्षेत्र में अगर कोई भी व्यक्ति आक्रमण करता है तो उसे किस पर आक्रमण माना जाएगा? तो उसे मराठों पर आक्रमण माना जाएगा। और 1752 में ही
आक्रमण कर देता है अहमद शाह अब्दाली, हमने पहले ही बताया पंजाब और मुल्तान पर आक्रमण कर दिया। अब पंजाब और मुल्तान पर जब आक्रमण किया तो वहां के सूबेदार को हटा दिया गया अहमद शाह अब्दाली द्वारा, और वहां पर एक नया सूबेदार बना दिया गया, किसको? मुइनुल मुल्क को। किसको सूबेदार बना दिया गया? मुइनुल मुल्क को। कहां का? पंजाब का और मुल्तान का सूबेदार अहमद शाह अब्दाली ने 1752 में जब आक्रमण किया तो उन भागों को जीत लिया, यानी पंजाब और मुल्तान को जीत लिया जो मुगलों के कब्जे में थे, या यूं कह दे तो जो मराठों के कब्जे में थे, जीत लिया। और वहां का सूबेदार यानी वहां की देखरेख का जिम्मा मुइनुल मुल्क को बनाया, वहां का सूबेदार मुइनुल मुल्क को बनाया, और अहमद शाह अब्दाली वापस चला गया। क्लियर हुई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब स्वाभाविक बात है जब 52 में संधि हो गई है, मुगल मराठा संधि, कि आप पर कोई आक्रमण करेगा तो वो आक्रमण मराठों पर माना जाएगा, तो स्वाभाविक बात है मराठे क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे ही करेंगे। अगर अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया है, उस भाग को जीता है, तो मराठे क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे ही करेंगे। तो स्वाभाविक बात है मराठों ने आक्रमण कर दिया। कब? 1753 में, मोइनुल मुल्क के मरने के बाद। 1753 में। अब मोइनुल मुल्क क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। कब मर जाते हैं? 1753 में। 1752 में मोइनुल मुल्क को क्या बना दिया गया था? सूबेदार बना दिया गया था पंजाब और मुल्तान का। मोइनुल मुल्क को 1752 में सूबेदार बना दिया गया पंजाब और मुल्तान का, लेकिन 1753 में मोइनुल मुल्क क्या हो गए? मर गए। मोइनुल मुल्क क्या हो गए? 1753 में मर गए। अब जब मोइनुल मुल्क मर गए तो उनकी जो विधवा हैं वो क्या बन गई? वहां पे उनको वहां सूबेदार बना दिया गया। ठीक, 1753 में मोइनुल मुल्क के मरने के बाद उनकी विधवा मुगलानी बेगम सूबेदार बन गई। ठीक, मुगलानी। मोइनुल मुल्क के मरने के बाद 1752 में मोइनुल मुल्क को पंजाब और मुल्तान का सूबेदार बनाया था अहमद शाह अब्दाली ने। अब जब मोइनुल मुल्क 1753 में मर गए तो 1753 में उनके मरने के बाद उनकी विधवा बेगम मुगलानी बेगम को वहां का सूबेदार बना दिया गया। मुगलानी बेगम वहां की सूबेदार बन गई, और इससे अहमद शाह अब्दाली को कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत होगी? उनका व्यक्ति था, उनका आदमी था, तो उन्होंने, अब वो मर गया तो उसकी पत्नी वहां की सूबेदार बन गई, तो कोई सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, बस उसकी जगह कोई और आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन बादशाह आलमगीर द्वितीय के वजीर इमाद उल मुल्क ने, कौन? इमाद उल मुल्क, नाम याद रखिएगा। इमाद उल मुल्क ने मुगलानी बेगम को हटाकर अदीना बेगम को सूबेदार बना दिया। ठीक, ये घटना कब की है? 1753 की ही है। क्या हो रहा है 1753 में? फिर से समझिए। 1753 में जो मोइनुल मुल्क हैं उनकी मृत्यु हो जा रही है। मोइनुल मुल्क को अहमद शाह अब्दाली ने 1752 में मुल्तान और पंजाब का सूबेदार बनाया था। 1753 में मोइनुल मुल्क मर जाते हैं। मोइनुल मुल्क के मरने के बाद मोइनुल मुल्क की जो बेगम है, जिनका नाम क्या है? मुगलानी बेगम। क्या नाम है? मुगलानी बेगम। 1753 में मुगलानी बेगम क्या बन जाती हैं? सूबेदार बन जाती हैं। इससे अहमद शाह अब्दाली को कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो इमादुल मुल्क हैं, जो मुगलिया सल्तनत के सेनापति हैं इमाद उल मुल्क, वो मुगलानी बेगम को हटा देते हैं। इमाद उल मुल्क मुगलानी बेगम को हटा करके वहां मुगलिया सल्तनत स्थापित कर देते हैं और अदीना बेगम को वहां का सूबेदार नियुक्त कर देते हैं। क्लियर? चलिए, सूबेदार बना दिया गया। मुगलानी बेगम के हटाए जाने से अब्दाली बहुत नाराज हुआ। ठीक, मुगलानी बेगम अब हट गई। ठीक, मुगलानी बेगम के हटने के बाद अदीना बेगम वहां बन गई, यानी कि अदीना बेगम के बनने का मतलब है मुल्तान और पंजाब में कि अहमद शाह अब्दाली का शासन वहां से हटा दिया गया, वहां फिर से मुगलिया सल्तनत का शासन हो गया। अब अब्दाली क्या हो गया? नाराज हो गया। क्या हो गया? अब्दाली नाराज हो गया। अब्दाली अब 1757 में दिल्ली पर क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। अब आप सोचेंगे दिल्ली पर आक्रमण क्यों किया? क्योंकि ये कारस्तानी दिल्ली की थी, इसलिए अहमद शाह अब्दाली ने किस पर आक्रमण कर दिया?
दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और पूरे दिल्ली को ही अहमद शाह अब्दाली ने जीत लिया। ये घटना 1757 की है, ध्यान दीजिएगा। इसी 1757 में इस समय प्लासी का युद्ध हो रहा है, जब बंगाल के नवाब और रॉबर्ट क्लाइव दोनों लड़ रहे हैं। कहाँ? प्लासी के युद्ध, बंगाल की घटना है ये। और यहाँ पर 1757 में क्या हो रहा है? 1757 में यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली दिल्ली को जीत लिया है। ठीक है, चलिए यहां तक बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पर आक्रमण करके उसे जीत लिया। इसके आक्रमण के बाद इमादुल मुल्क भाग गया। इमादुल मुल्क भाग गया। कौन है इमादुल मुल्क? मुगलिया सल्तनत का सेनापति। ठीक, अब फिर से समझिएगा। 1752 का समय है। ठीक, 1752 में अहमद शाह अब्दाली पंजाब और मुल्तान को जीत लेता है। ठीक, पंजाब और मुल्तान को जीत करके वहाँ का सूबेदार मोइनुल मुल्क को बना देता है। मोइनुल मुल्क की मृत्यु 1753 में हो जाती है और 1753 में जब मोइनुल मुल्क की मृत्यु होती है तब उनकी जो बेगम है, जिनका नाम मुगलानी बेगम है, उनको वहाँ का सूबेदार बना दिया जाता है। लेकिन जब इमादुल मुल्क देखते हैं, इमादुल मुल्क कौन है? तो मुगलिया सल्तनत के सेनापति हैं। ये देखते हैं कि वहाँ शासन सत्ता कमजोर है, तो पंजाब और मुल्तान में हस्तक्षेप करते हुए अपनी एक व्यक्ति बना देते हैं, जिनका नाम है अदीना बेगम। ठीक, अदीना बेगम को यानी मुगलानी बेगम को हटा करके अदीना बेगम को बना दिया जाता है, वहां स्थापित कर दिया जाता है। कहाँ? पंजाब और मुल्तान में। आगे बढ़ते हैं। अब इस बात से अहमद शाह अब्दाली बहुत नाराज हो गया कि भाई हमारे मुगलानी बेगम को हटा दिया गया, अदीना बेगम को बना दिया गया। इस बात से अहमद शाह अब्दाली बहुत नाराज हो जाता है। तो अहमद शाह अब्दाली 1757 में दिल्ली पर आक्रमण कर देता है। किसको सबक चखाने के लिए? इमादुल मुल्क को सबक सिखाने के लिए दिल्ली पर आक्रमण कर देता है और इमादुल मुल्क दिल्ली छोड़कर भाग जाते हैं। और अहमद शाह अब्दाली दिल्ली को क्या कर लेता है? जीत लेता है। और अब्दाली ने दिल्ली का वजीर निजामुल मुल्क को बना दिया। इमादुल मुल्क दिल्ली के वजीर थे, इनकी जगह अब निजामुल मुल्क यानी अपना आदमी दिल्ली में फिट कर दिया। किसने? अहमद शाह अब्दाली ने। कब? 1757 में। क्यों? क्योंकि अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब और मुल्तान में अपना एक व्यक्ति मोइनुल मुल्क को बनाया था। मोइनुल मुल्क की मृत्यु के बाद मुगलानी बेगम बनी थी, लेकिन मुगलानी बेगम को हटाकर इमादुल मुल्क ने वहां पर अदीना बेगम को बना दिया जागीरदार। और वो जागीरदार पसंद नहीं था किसको? अहमद शाह अब्दाली को। इसलिए अहमद शाह अब्दाली 1757 में दिल्ली पर आक्रमण करता है और इमादुल मुल्क दिल्ली छोड़कर भाग जाता है और दिल्ली का वजीर निजामुल मुल्क को क्या कर दिया जाता है? बना दिया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से जब अब अहमद शाह अब्दाली दिल्ली पर आक्रमण किया 1757 में, दिल्ली को जीता। ठीक, इमादुल मुल्क नहीं मिले, निजामुल मुल्क को वजीर बनाया। अब वो दिल्ली से जा रहा है। तो दिल्ली से जब अब्दाली वापस जाने लगा तब पंजाब और मुल्तान में अदीना बेगम को हटाकर अपने पुत्र तैमूर को सूबेदार बना दिया। ये तैमूर लंग मत समझिएगा, वो तैमूर अलग है, ये तैमूर अलग है। ये तैमूर जो है अहमद शाह अब्दाली का पुत्र है। तो अदीना बेगम जिनको किसने बनाया था? इमादुल मुल्क ने बनाया था। उनको हटा करके अपने पुत्र तैमूर को उसने क्या बना दिया? पंजाब और मुल्तान का सूबेदार अपने पुत्र अहमद शाह अब्दाली ने अपने पुत्र तैमूर को बना दिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तैमूर को सूबेदार बना दिया। 1752 में मुगलों और मराठों के बीच संधि हुई थी। इस संधि के तहत मराठों ने रघुनाथ राव को भेजा। अब ध्यान दीजिए फिर से इस बात को थोड़ा सा इस पे समझिए।
इसलिए थोड़ा सा इस बात को, पूरी बात को समझिए क्या क्या अभी तक हुआ है। तो बात ये हुआ है कि 1752 में अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। दिल्ली, ठीक। 1752 में अहमद शाह अब्दाली ने अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। या दिल्ली मत लिखिए, इसको पंजाब लिखिए। ठीक। 1752 में अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब और मुल्तान को क्या कर लिया? जीत लिया। ठीक। और वहां पर अपना एक सूबेदार बना दिया। सूबेदार, ठीक। अब ये जो सूबेदार है इसकी मृत्यु हो जाती है 1753 में। ठीक। सूबेदार की मृत्यु हो गई 1753 में। अब सूबेदार की जो विधवा पत्नी है वो सूबेदार बन गई। ठीक। सूबेदार की जो विधवा पत्नी है वो सूबेदार बन गई। कब? 1753 में ही। अब ये बात, पंजाब और मुल्तान वाली बात, मुगलिया सल्तनत के सेनापति इमाद उल मुल्क को अच्छी नहीं लगी, तो इन्होंने इनको जाकर के हटा दिया। किसने हटा दिया? इमाद उल मुल्क ने हटा दिया और इनकी जगह एक अपना आदमी बैठा दिया। महिला ही है ये भी। क्लियर है? अब ये बात अहमद शाह अब्दाली को अच्छी नहीं लगी। अहमद शाह अब्दाली को ये बात अच्छी नहीं लगी। अहमद शाह अब्दाली ने 1757 में आक्रमण कर दिया, दिल्ली में कर दिया, और इमाद उल मुल्क भाग गए। क्या किए? 1757 में अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और इमाद उल मुल्क क्या हो गए? भाग गए। क्लियर है? अब क्या हुआ आगे? अब इन्होंने मुगलिया वजीर अब्दाली ने मुगलिया वजीर बदल दिया। और दिल्ली से वापस चले गए। दिल्ली से वापस जाते समय अब्दाली पंजाब और मुल्तान का सूबेदार अपने पुत्र को बना दिया। तैमूर, ठीक है, अपने पुत्र को बना दिया सूबेदार। किसको? तैमूर को बना दिया सूबेदार। किसने? अहमद शाह अब्दाली ने। अब जैसा कि आप जानते हैं कि 1752 में ही मुगल मराठा संधि हुई थी। 1752 में मुगल मराठा संधि हुई थी, जिसके अंतर्गत अगर मुगल पर कोई आक्रमण करता है तो मराठा सहायता करेंगे। तो मराठा उस संधि के तहत रघुनाथ राव को भेजते हैं। ठीक। रघुनाथ राव कौन है? तो ये वर्तमान पेशवा के भाई हैं। वर्तमान पेशवा के क्या हैं? भाई हैं। अब रघुनाथ राव यहां जब आते हैं तो फिर से
पंजाब और मुल्तान पर आक्रमण करते हैं और इसको जीत लेते हैं और तैमूर को यहां से क्या कर देते हैं, भगा देते हैं। रघुनाथ राव आक्रमण आते हैं 57 में और पंजाब और मुल्तान को जीत लेते हैं और तैमूर को यहां से क्या कर देते हैं, भगा देते हैं। बात समझे। अब इस बात से अहमद शाह अब्दाली बहुत नाराज होता है। अब्दाली नाराज होता है और आक्रमण कर देता है। ठीक है, अब आक्रमण कर देता है और ये जो आक्रमण होगा और इसका बचाव करने के लिए जो मराठा आएंगे, यही पानीपत का तृतीय युद्ध। ये पूरा डिटेल आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए, 1752 में मुगल और मराठों की संधि हुई थी। इस संधि के तहत मराठों ने रघुनाथ राव को भेजा। रघुनाथ राव तैमूर को हटाकर फिर से अदीना बेगम, कौन है, अदीना बेगम, जिसको इमादुल मुल्क ने बनाया था, अदीना बेगम को इमादुल मुल्क ने बनाया था, अदीना बेगम को, उन्हीं को फिर से क्या कर दिया, बना दिया। किसने, रघुनाथ राव ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। मराठों ने दिल्ली में निजामुल मुल्क को हटाकर अहमद खां बंगस को यहाँ का मीर बख्शी बना दिया। किसको मीर बख्शी बना दिया, अहमद खां बंगस। मीर बख्शी किसको बना दिया गया, अहमद खां बंगस को यहाँ का मीर बख्शी बना दिया। किसने, मराठों ने। मराठों का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो रघुनाथ राव कर रहे थे। रघुनाथ राव कौन है, तो वर्तमान मराठा बालाजी बाजीराव के वो भाई है, सगे। आगे बढ़ते हैं। इस घटना से अहमद शाह अब्दाली गुस्सा हो जाता है। किस घटना से, कि मराठों ने आक्रमण क्यों किया मेरे पुत्र पर, यानी पंजाब और मुल्तान पर मराठों ने आक्रमण क्यों किया और दिल्ली पर फिर से आक्रमण करके मेरे आदमी को क्यों हटाया। इस बात से अहमद शाह अब्दाली क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है और 1760 में फिर से आक्रमण कर देता है। 1760 में क्या कर दिया, फिर से आक्रमण कर दिया। यानी अब आपको एग्जैक्ट पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में पूरी घटना पता चली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बार बालाजी बाजीराव ने अहमद शाह अब्दाली से निपटने के लिए सदाशिवराव भाऊ को चुना और सेना भेजने के लिए सोच रहे थे। अब अहमद शाह अब्दाली ने 1760 में फिर से आक्रमण कर दिया। तो 1760 में जब अहमद शाह अब्दाली आक्रमण कर रहा है तो उसका बचाव करने के लिए मराठा भी तो आएंगे। तो चूंकि उत्तर भारत का ज्यादा अनुभव है रघुनाथ राव को, लेकिन रघुनाथ राव नहीं आते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर आंतरिक राजनीति चल रही है, आंतरिक पॉलिटिक्स बहुत गहन है, बहुत जोरों से चल रहा है। कहां पर, पुणे में, यानी पेशवा के यहाँ, यानी कि शनिवारवाड़ा में बहुत गहन आंतरिक राजनीति चल रही है। इसके चलते रघुनाथ राव इस युद्ध में नहीं आते, 1761 के युद्ध को नेतृत्व नहीं करते। तो 1761 का युद्ध का नेतृत्व कौन करेगा, तो 1761 के युद्ध का नेतृत्व करते हैं सदाशिवराव भाऊ। सदाशिवराव जो भाऊ है बालाजी बाजीराव के बहुत क्या है, करीबी हैं। कौन है सदाशिवराव भाऊ, सदाशिवराव भाऊ चीमाजी अप्पा के लड़के हैं। चीमाजी अप्पा कौन है, तो चीमाजी अप्पा जो है वो बाजीराव के सगे भाई हैं। बाजीराव के सगे भाई चीमाजी अप्पा और बाजीराव के लड़के थे कौन, बालाजी बाजीराव। ठीक है, यानी कहा जाए तो चाचा के लड़के हैं, बालाजी बाजीराव के चाचा के लड़के हैं सदाशिवराव भाऊ। तो सदाशिवराव भाऊ उस समय लगभग 30 साल के नौजवान हैं। दक्षिण में निजाम को उदयपुरी में हराए हैं, उनकी बहुत अभी ख्याति है, बहुत नाम है, जोश है, लेकिन युद्ध का अनुभव नहीं। युद्ध का अनुभव तो है, लेकिन उनको दक्षिण भारत में युद्ध का अनुभव है, उत्तर भारत में युद्ध का अनुभव सदाशिवराव भाऊ को नहीं है। उत्तर भारत में युद्ध का ज्यादा अनुभव रघुनाथ राव को है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, तो इनसे निपटने के लिए अहमद शाह अब्दाली से निपटने के लिए सदाशिवराव भाऊ को चुना और सेना भेजने के लिए सोच रहे थे। ठीक, लेकिन बालाजी बाजीराव की पत्नी अपने बेटे को सेनापति बनाना चाहती। अब ध्यान दीजिए, बालाजी बाजीराव 1761 में अहमद शाह अब्दाली से निपटने के लिए
मराठा सेना भेज रहे थे सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में, लेकिन जो उनकी पत्नी है, किनकी पत्नी, बालाजी बाजीराव की, वो चाहती हैं कि उनका जो सबसे बड़ा बेटा है, जो पेशवा बनने वाला है, विश्वास राव, वो इस सेना का नेतृत्व करे, ताकि जब मराठा जीते तो उसकी ख्याति हो, उसका नाम हो। और कहीं जिस तरह से सदाशिवराव भाऊ युद्ध जीतते जा रहे हैं और पानीपत का तृतीय युद्ध भी जीत गए, तो उनके नाम और ख्याति में और ज्यादा वृद्धि होगी। तो कहीं ये पेशवा पद के उत्तराधिकारी न हो जाए, या इनका पुत्र पेशवा पद का उत्तराधिकारी न हो, इन बातों को भी देख करके सोचा जा रहा था। तो बालाजी बाजीराव की जो पत्नी थी वो कही कि नहीं, जो मेरा बेटा है सदाशिवराव भाऊ, वो सेना का क्या बनेगा, वो सेना का नेतृत्व करेगा, वो कमांडर रहेगा, कमांडर चीफ, वो मेरा बेटा विश्वास राव रहेगा। लेकिन इस बात को बालाजी बाजीराव नहीं मानते हो, कहते नहीं। लेकिन जब ये बात पहुंचती है सदाशिवराव भाऊ तक कि नहीं, वो चाहती हैं, उनकी पत्नी चाहती है कि मेरा बेटा विश्वास राव इस युद्ध का की देखरेख करे, वो कमांडर इन चीफ रहे, तो सदाशिवराव भाऊ विश्वास राव को बचाने का वचन देते कि अगर मैं जब तक जीवित रहा विश्वास राव को कुछ नहीं होने दूंगा। और इस बात से बालाजी बाजीराव भी निश्चिंत होकर के विश्वास राव को भेज देते। क्लियर है? भाऊ को चुना और भेजने के लिए सोच रहे थे, पति बनना चाहते थे इस युद्ध में, लेकिन बालाजी बाजीराव नहीं चाहता था। अगला, लेकिन जब सदाशिवराव भाऊ ने विश्वास राव की सुरक्षा का वचन दिया, तब विश्वास राव को सेनापति बना दिया गया और सदाशिवराव भाऊ संरक्षक बन गए। ध्यान रखिएगा, 1761 में जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, उसमें सेनापति विश्वास राव थे और संरक्षक जो थे, वास्तविक सेनापति तो सदाशिवराव भाऊ ही थे, लेकिन ऑफिशियल सेनापति विश्वास राव थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ से कहा कि दिल्ली पश्चिम भाग हमें दे दो। जब अब्दाली, सदाशिवराव भाऊ की फौज आ रही है दक्षिण से, पुणे से, और उत्तर से अब्दाली की फौज आ रही है, तो अब्दाली से और सदाशिवराव भाऊ से पत्र व्यवहार होता है। तो उस पत्र व्यवहार में अब्दाली कहता है भाई, ये जो दिल्ली के पश्चिम वाला भाग है वो आप हमें दे दीजिए, आप उस पर अपना नियंत्रण स्थापित मत करिए, बस हम यहाँ से चले जाएंगे। सदाशिवराव भाऊ मना करते हैं, कहते नहीं, मैं एक छोटा सा भूभाग तुम्हें नहीं दूंगा, ठीक है, और अगर ज़्यादा दिमाग खराब हुआ तो अफगानिस्तान वाला एरिया भी मैं कब्जे में ले लूंगा। बात समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 14 जनवरी 1761 में पानीपत का युद्ध होता है। इसे ही पानीपत का युद्ध कहते हैं। आप ये मत समझिएगा कि पानीपत का युद्ध खत्म हो गया, नहीं, ये बस भूमिका बन रही है। 14 जनवरी को युद्ध हो रहा है। अब ध्यान रखिएगा, दक्षिण की ठंडी अलग है, उत्तर की ठंडी अलग है। मराठे लड़ रहे हैं, लड़ेंगे दक्षिण उत्तर की ठंडी में, लेकिन फिर भी ठंड कारक नहीं होगी मराठों के हारने या जीतने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस युद्ध के 2 महीने बाद बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। 1761 में 14 जनवरी को यह युद्ध होता है और मात्र 2 महीने बाद इस युद्ध के बाद जो बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि युद्ध में इतना नुकसान हुआ, इतने लोग मारे गए, महाराष्ट्र का कोई ऐसा घर नहीं था जहां पर लोग न मारे गए हों। इतना नुकसान हुआ कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उनकी मृत्यु हुई। इस युद्ध में मल्हार राव होलकर भी लड़े थे। इस युद्ध में कौन कौन लड़ा था, कैसे कैसे लड़ा था, आगे क्लास में जिक्र करेंगे, लेकिन अभी मल्हार राव होलकर को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मल्हार राव होलकर वो व्यक्ति हैं जो इस युद्ध में लड़े थे और भाग गए थे। क्या किए थे? भाग गए थे। हाँ ठीक है, आते हैं। इस युद्ध में मल्हार राव होलकर भी थे जो भाग गए थे। आगे बढ़ते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की तरफ से तोपों का संचालन इब्राहिम गर्दी ने किया था। इब्राहिम गर्दी ने 1761 के युद्ध में तोपों का संचालन किया था मराठों की तरफ से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पानीपत का कस्बा, पानीपत कहाँ है? तो पानीपत जो है हमने बताया कि हरियाणा राज्य में है, दिल्ली से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। और उस समय वहां लोहे का बहुत अच्छा कार्य होता था, घोड़ों की नाल वगैरह अच्छी बनती थी, इसलिए वहां युद्ध होने का और भी कारण था। आगे बढ़ते हैं। पानीपत का जब तक द्वितीय विश्व युद्ध नहीं हुआ था, पानीपत का जो युद्ध था वो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तक एक दिन में मरने वालों की सबसे ज्यादा संख्या का युद्ध था। यानी जब तक पानीपत का युद्ध जो था तृतीय युद्ध, वो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तक, जब तक द्वितीय विश्व युद्ध हो गया तब तो
चीजें बदल गई, लेकिन जब तक द्वितीय विश्व युद्ध नहीं हुआ था उस समय से पहले एक दिन में सबसे ज्यादा अगर लोग किसी युद्ध में मरे थे, विश्व के सबसे ज्यादा लोग एक दिन के युद्ध में जो मरे थे, तो पानीपत का तृतीय युद्ध था जो 1761 में हुआ था। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, पानीपत के मैदान में हुआ था, 14 जनवरी को हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह की सेना में था। ध्यान रखिएगा, अहमद शाह अब्दाली कौन है? ये नादिर शाह की सेना में था, सेनापति था। कब? 1739 में वही नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। और ध्यान रखिए 1761 में इसने आक्रमण किया है, यानी इसके राजा ने 1739 में आक्रमण किया और इसने 1761 में आक्रमण किया। ये 1761 में हमने कहा था ये 5वां आक्रमण था, इसका पहला आक्रमण तो 1748 में ही हो गया था। तो 1739 और 1748 मात्र 10 साल के अंतर में आक्रमण हो गए थे इसके भी। आगे बढ़ते हैं। अहमद शाह अब्दाली आधुनिक अफगानिस्तान का पिता कहा जाता है। अहमद शाह अब्दाली जो है वो आधुनिक अफगानिस्तान का क्या है? पिता कहा जाता है। हमने बताया था कि अफगानिस्तान का जो इलाका था वो कभी भी स्वतंत्र नहीं था, वो चाहे भारत के कब्जे में रहा, चाहे ईरान के कब्जे में रहा, या दोनों ने उसे मिल बांट के रखा, वो कभी भी स्वतंत्र नहीं रहा। लेकिन जब अहमद शाह अब्दाली का शासनकाल आया तो उसने एक इलाका जीता, और वही जो इलाका जीता हुआ भाग था वही वर्तमान अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए इसको पिता माना जाता है, अहमद शाह अब्दाली को वहां पिता माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंधार अहमद शाह अब्दाली, अफगानिस्तान में कंधार एक जगह है, वहां पर अहमद शाह अब्दाली की कब्र है, और वो अफगानिस्तान की सबसे ज्यादा घूमी जाने वाली क्या है? जगह है। ठीक है, सबसे ज्यादा घूमी जाने वाली क्या है? जगह है। कौन सी? कंधार, जहां पर अहमद शाह अब्दाली की मृत्यु हुई थी, जहां वहां उसकी कब्र है। तो आज मुझे पूरा यकीन है कि आपने ये पूरा प्रसंग, यानी कि किस प्रकार से पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, क्यों हुआ, उस पूरे प्रसंग को आप जान चुके होंगे। कल हम शुरू करेंगे पानीपत का तृतीय युद्ध के बारे में पूरा डिटेल से। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।